हाय एवरीवन, ये वीडियो मैं क्लास 12th के लिए रिवीजन के रूप में बना रहा हूँ और इसमें केवल प्रश्न और उत्तर के ऑप्शंस को देखेंगे और इसमें कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। और ये क्लास 12th का चैप्टर 2, जो चैप्टर का नाम है राजा, किसान और उसके प्रशासन, नगर और उसके प्रशासन। केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आप लोग इसमें से केवल अपना टेस्ट के रूप में इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो इस संज्ञा किसकी दी गई? नेपोलियन की। तो हम ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो सही उत्तर इसका समुद्रगुप्त होगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं अगर हम, तो पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा है अवंती, तीसरा है कौशल, चौथा है गांधार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मगध। प्रश्न नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन को देखें तो प्रथम, दूसरा ऑप्शन है सप्तम, तीसरा ऑप्शन है दशम और चौथा ऑप्शन है 13वां। तो इसका जो सही उत्तर है वो 13वां है। ठीक है। अगला प्रश्न है कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि यानी वर्ष कौन सी थी? कनिष्क ने अपना राज्यारोहण किस वर्ष करवाया था? तो ऑप्शन पे देखें हम, तो पहला ऑप्शन है 48 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 78 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 88 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 98 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 78 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो ऑप्शन पे ध्यान दें अगर हम, तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका सही उत्तर अशोक होगा। ठीक है। धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की थी वो अशोक द्वारा की गई थी। वह अधिकारी हुआ करते थे जो धार्मिक उपदेश देने के लिए कार्य करते थे। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? तो पहला प्रश्न है, ये पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन है चोल वंश और चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश। तो अशोक जो है वो आपका मौर्य वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था? यानी कि प्राचीन काल में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन पर ध्यान दें अगर, तो मौर्य काल, तो पहला ऑप्शन मौर्य काल है, दूसरा ऑप्शन गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन है मुगल काल और चौथा है अंग्रेज़ों का काल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका गुप्त काल। प्रश्न नंबर 8, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो ऑप्शन पे ध्यान दें अगर, तो पहला ऑप्शन है कालिदास, तो कालिदास ने तो नहीं की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना। दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है हरिशरण एंड चौथा ऑप्शन है पतंजलि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरिशरण। हरिशरण द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मौर्यकालीन टकसाल का धान या फिर वो जो सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति हैं, ये सर्वेक्षक होगा यहाँ पे। ठीक है। सर्वेक्षक तो वो क्या कहलाते थे? तो हम ऑप्शन पे ध्यान दें अगर, तो कोषाध्यक्ष कहलाते थे, मुद्राध्यक्ष कहलाते थे, पणाध्यक्ष कहलाते थे या लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे। तो जो मौर्यकालीन टकसाल जो है उसके सर्वेक्षक जो है वो लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रासतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो हम अगर ऑप्शन पे ध्यान दें, तो पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है विशाखदत्त, चौथा ऑप्शन है कलहण। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका कलहण। सही उत्तर कलहण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र जिसे लिखा गया था अर्थशास्त्र लिखा गया था
कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा, और इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। और इन दोनों में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, प्रश्न यही है। तो हम ऑप्शन पे ध्यान देकर तो मौर्य वंश पहला, दूसरा ऑप्शन है कुषाण वंश, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश और चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका मौर्य वंश होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, अगर अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी या कब हुई थी, तो इसके ऑप्शन पे ध्यान देकर तो पहला ऑप्शन है कि 6वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की अस्त्र लिखे गए थे, या दूसरा ऑप्शन नंबर बी जो है 5वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, या उसके बाद अंतिम ऑप्शन है कि 3री शताब्दी में रचना की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरी BC में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पतंजलि के भाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो किन चीज़ों की जानकारी पतंजलि के भाष्य से हमें मिलती है। तो हम अगर ऑप्शन पे ध्यान दें तो पहला है गुप्त काल की, दूसरा ऑप्शन है मौर्य काल की, तीसरा ऑप्शन है प्राग के मौर्य काल की, और चौथा ऑप्शन है 3री शताब्दी की, शताब्दी ईसा पूर्व की। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्राग मौर्य काल की, है ना। पतंजलि से हमें, या पतंजलि भाष्य जो है वो एक साहित्य है, उससे जानकारी मिलती थी। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक, हाँ तो अभी मैंने बताया भी था विष्णुगुप्त कौटिल्य, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, विष्णुगुप्त कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। अगला प्रश्न है बिंबसार का संबंध किस वंश से था, या सॉरी वंश से है या था, एक ही मैटर है, अब तो है नहीं, वो था में चला जाएगा। तो वो किस वंश से थे, पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, दूसरा ऑप्शन है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन है गुप्त वंश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हर्यक वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया। तो ऑप्शन पे अगर ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है गणसंघ, दूसरा ऑप्शन है गणतंत्र, तीसरा ऑप्शन है राजतंत्र, हाँ, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए शाब्दिक अर्थ में थोड़ा डिफरेंट है, बट इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर है। क्या है, गणसंघ, या गणतंत्र भी कहते हैं, कहीं कहीं गणतंत्र लिखा होगा। अगला प्रश्न है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन है कि जहाँ लोग मवेशी रखते थे, दूसरा ऑप्शन क्या है, जहाँ लोग अपना घर बनाते थे, और तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जहाँ लोग रहते थे और जहाँ लोग रहेंगे तो अपने मवेशी रखेंगे, तो वो दोनों स्थान क्या कहलाते थे, जनपद कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए, क्योंकि ए और बी इसका दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पंच चिन्ह वाले सिक्के या पंच मार्क वाले सिक्के बने होते थे, यानी किन धातुओं के बने होते थे। तो ऑप्शन पे देखें अगर तो पहला सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबे, तीन में से किसके बने होते थे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे पंच मार्क सिक्के। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक ने कई सारी जगह कई सारे देशों में बौद्ध धर्म को प्रचार करने का प्रयास किया, जिनमें कौन सा ऐसा जगह है जहाँ प्रचार उन्होंने नहीं कर, यानी कि वहाँ प्रचलित नहीं हुआ। तो पहला है सीरिया, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन जापान। तो हम इसे थोड़ा समझेंगे कि सीरिया में किया गया था, श्रीलंका में किया गया था और जापान में किया गया था। ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ क्योंकि वहाँ किया ही नहीं गया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन है मुंडक, दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन है उदयन, चौथा ऑप्शन है अजातशत्रु। सभी को पता होगा इसका जो स्थापना किया गया था वह पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा। तो यहाँ पे मिस्टेक है ऑप्शन सजाने में, क्योंकि इसका उत्तर बी बताया जा रहा है, बट इसका उत्तर बी नहीं है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की जो रचना है वो किसने की थी।
तो पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनी, तीसरा ऑप्शन है अलबरूनी, चौथा ऑप्शन है इत्सिंग। तो इसकी जो रचना की थी वह कौन थे? मेगास्थनीज थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था कि मौर्य साम्राज्य 7 खंडों में विभाजित है, यानी उसके जो स्वरूप है वो 7 भागों में है। अगला प्रश्न पे देखें अगर हम, तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो है ऑप्शन पे देखें अगर, तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि अशोक ने, चौथा ऑप्शन है कनिष्क ने। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अशोक ने। अगला प्रश्न नंबर 23, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया था? तो पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, तीसरा ऑप्शन है साहित्य, चौथा ऑप्शन है अपरिग्रह। तो महावीर ने क्या जोड़ा था? इसके उत्तर देखते हैं हम। तो महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला प्रश्न नंबर 24, कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध के बारे में देखें अगर हम, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 251 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 263 ईसा पूर्व में, चौथा ऑप्शन है 253 ईसा पूर्व में। तो जो सही इसका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 261 ईसा पूर्व में, 261। अगला प्रश्न है नंबर 25, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी अशोक ने, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है नंबर 26, जीवक, जीवक किस वंश के काल में थे? और जीवक थे कौन? तो एक वैद्य थे, एक तरह से डॉक्टर थे वो। तो ऑप्शन पे हम अगर ध्यान दें तो पहला ऑप्शन क्या है कि मौर्य वंश में, या मौर्य वंश में, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश में, तीसरा ऑप्शन है हर्यक वंश में, चौथा ऑप्शन है कुषाण वंश में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हर्यक वंश में, हर्यक वंश में। अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि अपने स्वयं के खर्चे से, यानी कि खुद के खर्चे से सुदर्शन झील, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ऑप्शन पे देखें अगर, तो अशोक ने, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क ने, तीसरा ऑप्शन है रुद्रदामन ने, और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने। तो जो इसका सही उत्तर है वह है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न में है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर कराई थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने कराई थी, और किस नदी के संगम, यानी कौन से नदी के मुहाने पर? तो ऑप्शन पे देखें तो पहला गंगा है, दूसरा सोन, तीसरा पुनपुन, और चौथा इनमें से सभी के संगम पर। तो जी हाँ, सोन, गंगा और पुनपुन ये तीनों एक ही जगह पर आकर मिलती है, और उसी जगह पर जो स्थान है उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, और उसी स्थान को बाद में नाम बदल करके पटना भी किया गया, और यह शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, समस्त भारत ही नहीं बल्कि एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय एक किस शासक को जाता है? यानी हुन को किस शासक ने परास्त किया था? तो ऑप्शन पे देखें अगर, तो पहला अशोक, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा नेपोलियन। तो इसको परास्त करने का जो श्रेय है वो स्कंदगुप्त को जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? कि यूरोप का समुद्रगुप्त, जैसे कि भारत का जो समुद्रगुप्त है उसे नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, तो यूरोप का भी समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? कि भूमि दान करने का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा प्रभावती गुप्त, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी के। तो इसके जो सही उत्तर हैं वो आपका प्रभावती गुप्त है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में क्या मिलता है? तो भूमि दान का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण किसका है? तो ये वंशों के आधार पर पूछा जा रहा है। तो पहला है
मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश, तीसरा ऑप्शन है सुंग वंश या सुंग काल, चौथा ऑप्शन है गुप्त काल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सातवाहन वंश। भूमि अनुदान देने का जो उल्लेख है वो सातवाहन वंश के अभिलेखों में इसके प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न नंबर 33 प्रश्न है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है। तो सती प्रथा के जो साक्ष्य मिले थे, प्रूफ मिले थे, वो कहाँ मिले थे, किस अभिलेख में मिले थे। तो ऑप्शन पे देखें अगर, तो एरन अभिलेख सागर में, दूसरा है गुर्जरा अभिलेख दतिया में, तीसरा है मास्की अभिलेख, चौथा है जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एरन अभिलेख सागर में। प्रश्न नंबर 33 अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, यानी किस देश में भेजा था। तो श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो सही उत्तर श्रीलंका। अशोक के ये पुत्र एवं पुत्री थी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिख दिया। केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा था अशोक का इतिहास। तो उनमें से दो विद्वानों के नाम दिए हैं, विंसेंट स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, यहाँ मिस्टेक है लिखा हुआ, प्रिंसेप होगा। और तीसरा ऑप्शन है काशी प्रसाद जायसवाल, चौथा ऑप्शन है देवदत्त रामकृष्ण। तो इसका सही उत्तर भी देवदत्त रामकृष्ण है, जिन्होंने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही उनके इतिहास को लिखा था। अगला प्रश्न है मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं मौर्य काल की ये पाई गई हैं। पहला क्या है, चैत्य, दूसरा ऑप्शन है स्तूप, तीसरा ऑप्शन है महावास्तुकला, चौथा ऑप्शन है स्तंभ। तो सबसे ज़्यादा मौर्य काल के क्या पाए गए, स्तंभ पाए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे। तो गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आए थे कौन। वैसे तो ये सारे के सारे चीनी यात्री ही हैं, सभी भारत आए थे। हुएनसांग, फाहियान, इत्सिंग और वांगत्सिंग। ये नहीं, ये वैसे ही दे दिए गए हैं। अब हम यहाँ देखना क्या है कि गुप्त के काल में कौन आए थे। तो गुप्त काल में फाहियान आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी इंडिका। और ऑप्शन पे देखें अगर, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39 है समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, यानी कहाँ से मिलती है समुद्रगुप्त की जानकारी। तो ऑप्शन नंबर ए है मथुरा अभिलेख से, दूसरा बी है प्रयाग प्रशस्ति से, तीसरा बंसखेरा एरा अभिलेख से और चौथा एहोल अभिलेख से। तो जो सही उत्तर है इसका प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका उत्तर। और अंतिम प्रश्न, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। नवरत्न के रूप में कौन किस शासक के दरबार में रहते थे। वैसे तो नवरत्न की बात करें तो हम मुगल काल में भी देखेंगे, अकबर के दरबार में भी रहने वाले नवरत्न थे। खैर, यहाँ पर पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कह सकते हैं। तो इसमें ये चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ये गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि विक्रमादित्य बोलेंगे हम। तो इन सारे 400 प्रश्नों को आप लोगों ने हल किया होगा उम्मीद है, और अपना अपना जो नंबर